दोस्तों, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। हमने अब लास्ट टाइम से ही हमने बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो आज हम हमारा नया चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था आपको। चलिए ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सत्ता की साझेदारी और सत्ता, ये क्या है? सत्ता क्या होती है? सत्ता का मतलब होता है हमारे देश में जो पार्टी रूल कर रही है, यानी जिस पार्टी की सरकार बनी हुई है वो पार्टी सत्ता में है। साझेदारी का मतलब क्या है? साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप या बंटवारा, यानी कि कितने सारे लोग एक साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं किसकी? सत्ता की, या कई सारे लोगों में सत्ता का बंटवारा हो रखा है। इसका मतलब है ये होता है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब सत्ता में बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में सत्ता जो है बटी हुई है। तो हमारे पास पहले हम दो देशों की कहानी पढ़ते हैं। कौन कौन से देश है? बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम देश की कहानी पढ़ते हैं। यूरोप का एक छोटा सा देश है ये, और क्षेत्र में ये हरियाणा से भी छोटा है। इसका क्षेत्रफल जो एरिया है बेल्जियम का वो हरियाणा से भी छोटा ये देश है। और जनसंख्या इसकी 1 करोड़ से अधिक है। देखिए जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ से अधिक। हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? बहुत ही ज़्यादा है। तो बेल्जियम का जो देश की आबादी है उसे 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, ठीक है, और डच भाषा बोलते हैं। मैंने बोलती लिख दिया, आप बोलते लिख दिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, और 40% जो है वेलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% लोग जो है वो जर्मन भाषी है, ठीक है। अब बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% जो है वो डच बोलने वाले हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोग जो है वो ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली, यानी फ्रेंच भाषा वाले जो लोग हैं, कितने लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले? 40%। वो क्या है? ज़्यादा समृद्ध, यानी कि उनके पास ज़्यादा पैसा है और वो शक्तिशाली है, पावरफुल लोग हैं। डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी, तो डच भाषी वाले जो लोग थे वो फ्रेंच भाषी वाले लोगों से थोड़ा जलते थे, नाराजगी भी थी कि वो ज़्यादा अमीर है, उनके पास ज़्यादा शक्तिशाली है। तो 1950 से 1960 में फ्रेंच और डच समूह में तनाव हुआ। सबसे भयानक रूप ब्रसेल्स में दिखा। 1950-1960 में क्या हुई? दोनों में लड़ाई हो गई, थोड़ी तनातनी हो गई कि भाई तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसा हो रखा है, तुम ज़्यादा ही अपनी पावरफुल दिखाते हो, हम लोग को तुम कमज़ोर समझते हो। तो ऐसे करते हुए डच और फ्रेंच समूह में लड़ाई हो गई। तो उसको सबसे भयानक रूप कहाँ दिखाई दिया? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल क्या है? बेल्जियम की राजधानी है। तो क्योंकि वहां लड़ाई हो गई शुरू, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने कुछ कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए? बेल्जियम की समझदारी, यानी बेल्जियम ने आखिर क्या काम किया? बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। जो बेल्जियम के नेता लोग थे उन्होंने क्षेत्रीय अंतर, यानी कि फ्रेंच भाषी वाले और डच भाषी वाले लोगों को स्वीकार किया कि हाँ, आप जैसे भी है, आप हमारी क्या है? जनता है, आप हमारे देश की प्रजा है। 4 संशोधन किए ताकि सभी लोग मिलजुल कर रह सके और किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। 4 संशोधन किए। किसमें संशोधन किए? उनके संविधान में, ताकि जो फ्रेंच भाषी और जो डच भाषी दोनों मिलजुल के रहे, किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेंगे। उन्होंने कहा जो केंद्र की सरकार बनेगी उसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों के जो मंत्री है उनकी जो नंबर है, संख्या है, वो बिल्कुल समान रहेगी। अगर 50 लोग डच के हैं तो 50 लोग फ्रेंच के होंगे। शक्तियों को 2 इलाकों में बांटी गई। 2 इलाकों में बांटी गई। कौन कौन सी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है। 2 सरकार बनाई गई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास भी कुछ शक्ति है और राज्य सरकार के पास भी कुछ शक्ति है, जैसे हमारे देश में है। फिर ब्रुसेल में दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल जो है बेल्जियम की जो राजधानी है, उसमें दोनों समुदाय के जो लोग थे उनके प्रतिनिधित्व जो है वो सेम है, यानी यहाँ पे भी मंत्रियों की संख्या समान है, आधे डच भाषी आधे फ्रेंच भाषी। पर हमने पहले क्या पढ़ा था? ब्रुसेल में कुछ लोग ज़्यादा थे। कौन से लोग वाले ज़्यादा थे? हमने पढ़ा ब्रुसेल में 80% फ्रेंच भाषी वाले लोग ज़्यादा है। तो यहाँ पर फ्रेंच का दबदबा ज़्यादा हो गया ना,
लेकिन फ्रेंच वालों ने क्या किया, स्वीकार किया कि यहाँ पर हम भी आधे और आप भी आधे रहे। ठीक है, इस तरीके से वहां पर सरकार बनी। तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई, सामुदायिक सरकार। सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। इसको संस्कृति, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तीसरे स्तर की सरकार बनाई गई जिसका नाम है सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव जो करती है, कौन करती है, एक ही भाषा वाले लोग करते हैं। यानी कि जो डच भाषा वाले हैं वो समुदाय का सरकार बना सकती है अपनी, फ्रेंच वाली अपनी अलग बना सकती है। और इसका काम क्या है, इसका काम है जो संस्कृति है उनकी, जो शिक्षा है और भाषा है, वैसे मसलों पे उन्हें फैसले लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब तक तो हमने किसका पढ़ा, बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका को आज़ादी कब मिली, 1948 में, और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। बहुसंख्यक सिंगली भाषी। श्रीलंका में सिंगली भाषी लोग बहुत ज़्यादा हैं। बहुसंख्यक मतलब क्या है, उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अल्पसंख्यक कौन से, तमिल भाषी। तमिल भाषी जैसे हमारे इंडिया में तमिल भाषी वाले लोग रहते हैं ना, वैसे ही श्रीलंका में भी तमिल भाषी लोग रहते हैं। वो क्या, अल्पसंख्यक है, यानी उनकी संख्या कम है। सिंगली समुदाय ने बहुसंख्या के बल पर अपना प्रभुत्व जमाया और सरकार बनाई। सिंगली समुदाय ने क्या किया, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने अपनी सरकार बनाई और कहा कि हम ज़्यादा है तो हमारी बात चलेगी। 1956 में कानून बनाया जिसमें तमिल को धकेला गया। उन्होंने 1956 में कानून बनाया जिसमें जितने भी तमिल लोग थे उन्हें किनारे कर दिया कि भाई तुम तो थोड़े मोड़े हो, तुम्हारी बात नहीं चलने वाली। सिंहली को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली जो उनकी भाषा है उसे राष्ट्रभाषा बना दिया गया, और तमिल का कुछ भी नहीं। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंहली को ही प्राथमिकता दी गई। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। सिंहली जो है बौद्ध धर्म को मानता था तो उसने बौद्ध मत के संरक्षण उसको बढ़ाया और कहा कि बौद्ध धर्म ही हम लोगों का मेन धर्म होगा। धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और आक्रोश बढ़ता गया। अब तमिलों को तो नीचे कर दिया गया कि भाई तुम तो थोड़े मोड़े हो, नहीं चलने वाली। तमिलों को क्या होगा, नाराज होने लगे, उनका आक्रोश बढ़ता गया। उन्हें लगा कि राजनीतिक पार्टी उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रख रही है। उन्हें क्या लगने लगा कि जो राजनीतिक पार्टी है कहाँ, श्रीलंका में, वो हमसे हमारे अधिकार छीन रही है, हम हमारे साथ भेदभाव कर रही है और जो हमारे हित है उनकी अनदेखी की जा रही है। तो इसका परिणाम क्या होएगा, जब किसी देश में दो जाति रह रही है, दो तरह की समुदाय रह रहे हैं और एक को बहुत माना जा रहा है और एक को नहीं माना जा रहा, तो क्या होएगा, दूसरा वाला है तो लड़ेगा ही ना। तो परिणाम ये हुआ, तमिलों और सिंगली समुदाय के संबंध बिगड़ते गए और टकराव शुरू हो गया। यानी उन दोनों में टकराव शुरू हो गया। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। तो श्रीलंकाई तमिल जो लोग थे उन्होंने कहा भाई हमें भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो क्या क्या मिलना चाहिए, हमें रोजगार में समान अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया शिक्षा के लिए। और जो तमिल की जो राष्ट्रभाषा है, तमिल को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की गई कि नहीं, सिंहली थोड़ी ना हर चीज़ में बनाएगा, हमें भी तो मिलना चाहिए अधिकार। लेकिन तमिलों की मांग को ठुकरा दिया गया। सिंहली ने उसकी बात नहीं मानी। 1980 में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग की, पर फिर ठुकरा दी गई। तमिल ने क्या किया, तमिल भाषी वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें सरकार बनानी है स्वतंत्र तमिल ईलम के नाम से, लेकिन फिर से उनकी मांग को ठुकरा दिया है कि नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इन दोनों समुदायों का अविश्वास बड़े टकराव का रूप ले लिया और ये गृह युद्ध में बदल गया। अब गृह युद्ध क्या होता है, घर में लड़ाई। हाँ, घर में ही लड़ाई, पर किस तरह की लड़ाई, गृह युद्ध। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। किसी देश में जो सरकार है उसके विरोध में कुछ समूह हिंसक लड़ाई, यानी कि ऐसी लड़ाई लड़ने लगे कि किसी को मार दिया, किसी को ऊपर लाठी बरसा दी, ऐसा युद्ध करने लग जाए जो वो युद्ध सा लगने लग जाए। ठीक है, लड़ाई यानी कि गवर्नमेंट है, केंद्र में गवर्नमेंट है और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों ने इतना झड़प शुरू कर दी कि मारपीट शुरू कर दिया, पूरे देश को दो भागों में बांट दिया, इतनी लड़ाई शुरू कर दी कि लोगों के एकदम युद्ध सा हो गया है कि महाभारत में आमने सामने दो लोग हैं, पांडव और कौरव, आके लड़ाई युद्ध कर रहे हैं। ऐसा युद्ध होने लग जाए तो क्या उसे कहेंगे, उसे गृह युद्ध कहते हैं।
चलिए, जिसमें गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए और कई परिवार देश से भागकर शरणार्थी बन गए। यानी कि जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो कई हजारों लोग मारे गए, सिंहली वाले भी मारे गए और तमिल वाले लोग भी मारे गए। कई परिवार को श्रीलंका छोड़कर भागना पड़ा और दूसरे देशों में जाके शरणार्थी बन गए। रोजी रोटी चौपट हो गई। अब जब लड़ाई होगी तो रोजी रोटी चौपट ही होगी। बेल्जियम के नेताओं ने विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर किया और देश की एकता बनाई रखी। बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, जो उनके दोनों समूह थे, फ्रेंच भाषी वाले और डच भाषी बोलने वाले, उन सभी का सम्मान किया और कहा कि आप दोनों ही हमारे देश के नागरिक हैं, तो हम आपको पूरा अधिकार देंगे और पूरा आदर करेंगे। इसलिए उनकी देश की एकता बनी रही। वहीं श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने दूसरे प्रभुत्व करने की कोशिश की और सत्ता में हिस्सेदारी भी नहीं दी, जिसके कारण क्या हुआ कि श्रीलंका के देश की जो एकता थी वो संकट में पड़ गई और गृह युद्ध शुरू हो गया। समझ में आया कि क्या है सत्ता की साझेदारी। जब सत्ता की साझेदारी की गई, सत्ता है क्या, जो हमारे देश में किसी भी देश में जो पार्टी रूल कर रही है वो सत्ता में होती है, और जब वो साझेदारी करेगी जो समुदाय है, चाहे वो अल्पसंख्यक का हो चाहे वो बहुसंख्यक का हो, जब सबको पूरा अधिकार मिलता है तो वो सरकार सही होती है और तभी सत्ता की साझेदारी होगी और पूरे देश की एकता बनी रहेगी। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। देखा, जब क्या मिलती है, जब सभी लोगों को साझेदारी में पूरा हक मिलता है तो जो समाज के जो विभिन्न समूह हैं उनके बीच का टकराव कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रांस का देखिए, डच भाषी वाले और फ्रांस भाषी वाले डच भाषी वाले और फ्रेंच भाषी वाले जो लोग थे, उन दोनों को पूरा अधिकार मिला, तो इससे क्या हुआ, उनके बीच का टकराव कम हो गया। और वहीं तमिल और सिंहली के बीच में देखिए, उन्हें सत्ता की साझेदारी में हिस्सा नहीं मिला, इसकी वजह से उनके टकराव जो क्या हो गया, बढ़ने लगा। बहुसंख्यक समाज की इच्छा को बाकी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी हो सकता है, पर आगे चलकर ये घातक हो सकता है। जो बहुसंख्यक समाज है उसकी इच्छा को किसी और पर थोप सकते हैं, तो पहले लगता है कि हाँ चल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होता है, ये हानिकारक हो सकता है। क्योंकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही देश का हिस्सा होते हैं, दोनों की बात को मानना जरूरी है, वरना अल्पसंख्यक को ये लगने लगेगा कि हमारी तो बात मानी ही नहीं जा रही है, तो वो क्या करेगा, श्रीलंका के लोगों की तरह वो गृह युद्ध शुरू कर सकता है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। सत्ता की साझेदारी में का मतलब क्या है, वही लोकतंत्र की आत्मा है। क्यों? लोकतंत्र का मतलब क्या है, जब सभी लोग मिलकर अपना मत किसी को देते हैं, वो लोगों की सरकार होती है। अब लोगों की सरकार में तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ही आएंगे, जब वो जुड़ेंगे सरकार से तभी तो लोकतंत्र बनेगा। तो इसका मतलब सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र जरूरी है, और लोकतंत्र कैसे होगा, सभी लोगों की इच्छा को मान रख के। ठीक है, चलिए अब खलील की कहानी पढ़ते हैं। खलील आखिर है कौन, पढ़ते हैं इसके बारे में। लेबनान के बैरूत शहर में खलील रहता था। इसकी माता जो थी वो सुन्नी मुसलमान थी। सुन्नी मुसलमान क्या है, मुसलमान में ये एक तरह की जाति है सुन्नी, और पिता उसके ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे, और पिता क्या थे, क्रिश्चियन ईसाई थे। मुसलमान और ईसाई समुदायों में टकराव हुआ, जिसके बाद गृह युद्ध हुआ। यानी लेबनान में मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोग रहते ज्यादातर, और उन्हीं के बीच में क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। टकराव होता रहता है तो गृह युद्ध भी शुरू हो गया। तो लेबनान में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद नेताओं ने कुछ नियम बनाए। नेता जो थे लेबनान के, उन्होंने कुछ नियम बनाए। क्या नियम बनाए कि जो राष्ट्रपति होगा वो मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ही हो सकता है, और जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही बनेगा, और प्रधानमंत्री के लिए ऑर्थोडॉक्स ईसाई होना जरूरी है, और संसद का अध्यक्ष बनने के लिए शिया मुसलमान बनना जरूरी है। मतलब उन्होंने क्या किया, जो जितने भी ये जो पद है, जितने भी ये जो पोस्ट है, इन सब के लिए उन्होंने एक नंबर रख दिया, एक तरह का क्या रख दिया कि एक क्राइटेरिया रख दिया कि अगर आप इस चीज के हैं तो ही आप बन सकते हैं, वरना आप जाइए। ठीक है, और नियम के साथ और कुछ मांगा गया कि जो ईसाई धर्म वाले लोग हैं वो फ्रांस से संरक्षण नहीं मांगे।
इसके पास में, लेबनान के पास में फ्रांस था, तो उसने कहा कि आप फ्रांस संरक्षण नहीं मानेंगे, गृह युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, आप नहीं करेंगे कि आइए फ्रांस हमारी हेल्प कीजिए और हमारे देश में आके कुछ उठा पटक कीजिए, नहीं, तो ईसाई धर्म को नहीं करना है। और मुसलमान से कहा गया कि आप सीरिया से मदद नहीं मांगेंगे, हमारे देश में आपने पूरा गृह युद्ध कर रखा है और भी सब लोगों को बुलाकर इसमें कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, खलील अब नियमों के कारण किसी ऊंचे पद पर आसीन नहीं हो सकता था। खलील को, जो उसकी माँ क्या थी, सुन्नी मुसलमान थे और पिता क्या थे, ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। अब दो धर्म इसके साथ मिल गए ना, क्योंकि वह ना तो माँ के धर्म को मानते थे और ना ही उसके पिता के, यानी ना, चूंकि दो धर्म उसके साथ मिल गया तो उसे ना माँ का धर्म मनाया गया और ना पिता का धर्म मनाया गया। उसका कहना था खलील का, सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। खलील कहता है कि अगर आपको चुनाव ही कराने हैं तो आप सबको आजादी दीजिए, कोई भी अपने क्या करेगा, सबके लिए लड़ेगा और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा, चाहे वो भले ही किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। ऐसा हमारी बुक में क्वेश्चन था तो मैंने क्वेश्चन भी लिख लिया है। अगर आपको लेबनान के कानून लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या हम भी उसी तरीके से करते जैसे लेबनान के नेताओं ने किया? यानी कि उन्होंने क्या किया, एक जाति को जोड़ दिया कि यही वाली जाति जो है उसी को ही पूरा अधिकार मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि उसने एक को ही दिया है कि आप, अगर अधिकार आपको दिया गया है आप ही रखिए, और जो बाकी सारे लोग हैं उनकी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा तो लोकतंत्र में होता ही नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सभी लोगों को बराबर और समान अधिकार मिलता है। तो अगर लेबनान कानून लिखने के अगर हमें को अधिकार मिलेगा तो हम क्या करेंगे, हम जो इन्होंने जो बनाए हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम क्या इसकी बात मानेंगे, हम जो खलील ने जो बात कही है वही बात सही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो इस जाति का है उसी के पास ज्यादा क्या हो, गुण हो कि वही अच्छा इंसान इसमें इस पोस्ट के लिए ज्यादा अच्छा इंसान हो। जरूरी नहीं कि सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री के लिए अच्छा हो या फिर ऑर्थोडॉक्स ईसाई है वो ही उपराष्ट्रपति के लिए अच्छा हो, ऐसा नहीं कह सकते ना। कोई दूसरा इंसान भी तो हो सकता है, उसके पास भी उतने गुण हो सकते हैं, उसके पास भी इतनी क्वालिटी हो सकती है कि वो भी शो करे कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं इस पोस्ट को अच्छे से कर सकता हूँ अपने, और मैं इस देश को आगे लेके जा सकता हूँ। तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। सत्ता के साझेदारी के रूप, पहले धारणा था कि शक्ति किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान पर रहने वालों को ही मिले। सत्ता की साझेदारी जो है उसके कुछ रूप दिए गए हैं। तो पहले जो धारणा थी, जैसे राजा महाराजा वाला टाइम जो था, उसमें कहा जाता है कि शक्ति है किसी एक विशेष व्यक्ति के पास या किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को ही मिले। कि ये हम, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली वाले जो विशेष लोग हैं तो हमें कोई अधिकार मिलेगा, और या फिर एक राजा है वही विशेष व्यक्ति है उसी को अधिकार मिलेगा, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का एक क्या सिद्धांत है कि जनता ही सारे राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जो जनता है वो ही लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। जनता अपना वोट दे के राजनीतिक पार्टी बनाती है और जनता के कारण ही तो क्या होता है, शासन चलता है, और जनता चाहे तो उस शासन को उखाड़ फेंक सकती है। तो लोकतंत्र का सिद्धांत ही है कि सरकार जो है वो लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही चलेगी और लोगों के लिए फैसले लेगी। लोगों को अच्छा लगेगा तो सरकार को आगे मनाएगी, आगे बोलेगी कि हाँ आप अगले साल भी आइए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो फिर उसे हटा देगी। सरकार के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी, अब देखिए सत्ता की साझेदारी किस किस को दी गई है। सरकार में 3 अंग बनाए गए हैं इसके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच क्या किया गया है, शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना करे और सभी को बराबर अधिकार मिले, जिससे सत्ता के बीच संतुलन बना रहे। इसमें क्या होता है, सत्ता के बीच संतुलन बना रहता है कि किसी एक के पास पावर नहीं है, सभी के पास बराबर बराबर पावर है। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। सभी चीजों में संतुलन बनाया गया और सभी चीजों में नियंत्रण है, तभी सरकार चलेगी। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, सरकार को विभिन्न स्तरों पर बांटा गया है। जैसे कौन सा स्तर है,
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांत या क्षेत्रीय सरकार। केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है, कुछ राज्य सरकार को शक्ति दी गई है और कुछ प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार को शक्ति दी गई है। और जब इन सबको शक्ति दी गई है तो क्या होगा, इन सभी के पास बराबर अधिकार है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्रीय सरकार के पास अधिकार अभी या शक्ति नहीं है, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है, तो क्षेत्रीय सरकार जो है उसे कुछ करना होगा तो क्या बोलेगी, केंद्र सरकार के पास जाके पूछेगी कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा, टाइम की बर्बादी भी होगी और जो क्षेत्रीय सरकार जो है वो जिस जगह पे रहती है वो ज़्यादा अच्छे से जानती है उस एरिया की क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। केंद्र सरकार को तो नहीं जान सकती ना, केंद्र सरकार तो नहीं आएगी हर क्षेत्र में देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है या यहाँ पे क्या हो रहा है। तो क्षेत्रीय सरकार को भी पूरा अधिकार दिया गया है कि आप अपने एरिया को देखिए, आप अपने लोगों के बारे में जो चीज़ें उन लोगों के लिए सही है आप उनके लिए सही फैसला लीजिए। तो इससे क्या होगा, सत्ता का बंटवारा सही हुआ, सत्ता में जो लोग हैं वो सही से काम भी कर रहे हैं। ठीक है, इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या होगी, लड़ाई भी नहीं होगी कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम ये फैसला लेंगे और राज्य सरकार कहेगी नहीं ये फैसला गलत है, आप ये फैसला लीजिए। तो इससे क्या होगा, लड़ाई भी नहीं होगी, राज्य सरकार अपना काम करेगी, केंद्र सरकार अपना काम करेगी। विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी। विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या होती है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच। क्या होता है, सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों और भाषाई क्षेत्रों में भी होता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई गई थी, उसमें क्या था, समुदाय में जो भी उनकी संस्कृति है, जो उनकी भाषा है, जो उनके विचार है, उनके लिए सरकार बनाई थी कि आपके लिए जो सही है वो हम करेंगे। कुछ देशों में सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में भागीदारी दी जाने का कानून है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिसमें जो कमजोर समुदाय वाले लोग हैं या महिलाएं हैं, उन्हें विधायिका बनाने का या प्रशासन में जाने के लिए उन्हें कुछ हेल्प करने की पूरी कोशिश की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरह से हिस्सेदारी दी जाती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय है यानी जिनकी संख्या देश में कम है, उनकी वो समुदाय है, उन्हें भी इसी तरीके से हिस्सेदारी दी जाती है कि सत्ता में आप भी आइए, आपको भी, ताकि उन्हें भी अकेलापन न लगे कि हाँ जो देश है वो सिर्फ बहुसंख्यक का ही है, अल्पसंख्यक का तो है ही नहीं, ऐसा उन्हें नहीं लगेगा जब उन्हें पूरा अधिकार दिया जाएगा। विभिन्न दबाव समूह तथा आंदोलन द्वारा सत्ता को प्रभावित करना। ऐसे भी चीजें होती है, ये आंदोलन होते हैं जो सत्ता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच विकल्प होना चाहिए। जब लोग वोट दे रहे हैं, चुनाव हो रहा है, तब उसमें दावेदार जो हैं, जो रूल करने के लिए यानी कि जो अपनी पार्टी बनाने को पूरी तरीके से तैयार है कि हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे या हम ही राष्ट्रपति बनेंगे, उनके बीच क्या होना चाहिए, दावेदारी होनी चाहिए। उनके बीच विकल्प होना चाहिए कि अगर ये पार्टी अच्छी नहीं तो दूसरी पार्टी है, तो दूसरी पार्टी अच्छा काम कर रही है तो उसको चुन लिया जाए। पार्टी जब प्रतिस्पर्धा करती है तो लोगों को सही पार्टी मिल जाती है जो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, अल्पसंख्यक जैसे समूहों का हित देखती है। जरूरी नहीं है कि सारी पार्टी जो है वो सिर्फ अपना फायदा ही देखे। ऐसी पार्टियां भी होती है जो किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या करती है, हित देखती है, उनके लिए कुछ वायदे करती है। जब चुनाव हो जाए तो हर पार्टी जाती है, हर घर पे जाती है और कहती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, पर धीरे धीरे ही पता चलता है कि कौन सी पार्टी सही काम कर रही है, कौन सी पार्टी सही काम नहीं कर रही है। तो इस आंदोलन से जो हमारे अल्पसंख्यक है या जो ऐसे समुदाय जो लोग हैं जिनको दरकिनार किया गया है, जिसे हंसी पे ढकेला गया है, उनको लिए कुछ करने के लिए या वो भी लोग भी अपनी पार्टी बना सकते हैं कि उनके हित की अनदेखी हो रही है तो वो भी अपना चुनाव करके क्या कर सकते हैं, सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं कि अगर हमें अधिकार नहीं दिया गया, हमारे लिए पूरा प्रॉपर चीज आपने नहीं की, मेंटेनेंस नहीं किया, तो हम भी ये सत्ता के ही हम भी इस देश के ही वासी हैं और हम भी आपकी सत्ता को हिला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सत्ता को प्रभावित करते हैं। तो सत्ता की साझेदारी किससे जरूरी है, ताकि सभी लोगों को पूरा अधिकार मिले, हमारे देश में सभी लोगों को पूरा अधिकार मिले, सभी को, क्योंकि लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए और सभी लोगों को पूरा पूरा अधिकार और साथ ही कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा जो हमारा सपोर्टिंग मटेरियल है उससे थोड़ा सा फटाफट से क्लियर कर लेते हैं कि सपोर्टिंग मटेरियल में क्या क्या है। सत्ता की साझेदारी बेल्जियम और श्रीलंका में जातीय संरचना। जातीय संरचना क्या है, जातियों के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी जाति है। पहले श्रीलंका वाली बता रखी है कि सिहली भाषा जो है 74% है,
तमिल सिंहली जो है वो 7% है और 18% जो है तमिली भाषी है। ठीक है, अब डच का दिखाया है जो हमारा क्या था, बेल्जियम, उसमें 80% जो है फ्रेंच भाषी वाले और 20% डच भाषी वाले। ये कहाँ था, ये हमारा ब्रुसेल जो था वॉलेस यानी राजधानी में था। ठीक है, और जो दूसरा है बाकी जो पूरे शहर का देखे, पूरे मतलब देश का देखे बेल्जियम में, तो 40% जो है फ्रेंच भाषी है, 1% जर्मन भाषी और 59% जो है डच भाषी है। ठीक है, अब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में बता रखा है। कहाँ से देखेंगे, चलिए ऊपर से देखते हैं। सिंहलियों को एक माह राजभाषा घोषित कर दिया गया जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। क्या किया गया था, राजभाषा पर किसको बनाया गया था, सिंहली वाली भाषा को। सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। 1956 में कानून पास किया गया जिसमें सिंहली समुदाय को सर्वोच्च स्थापित करने का मैंने ये बनाया गया कि जो सिंहली भाषा है वही सर्वोच्च है। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है, बहुसंख्यकवाद का मतलब है बहुसंख्यक समुदाय मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके। ठीक है, तो बहुसंख्यक वाले क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारे लोग हो एक ही जाति वाले। ठीक है, एक नए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि सरकार की जो है वो बौद्ध मठ के संरक्षण को बढ़ावा देगी, यानी कि बौद्ध धर्म को मान्यता देगी। क्योंकि सिंहली जो है बौद्ध धर्म को मानता था, वो उसने क्या किया, कोशिश की कि बौद्ध धर्म को आगे माना जाए। अब देखिए बेल्जियम की समझदारी पढ़ते हैं कुछ, यहाँ से देखते हैं। 1970 और 1993 के बीच संविधान में संशोधन किए गए ताकि सब लोग जो है मिलजुल कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों के समान विशेष कानून के लिए दोनों समुदायों की सहमति, दोनों के मंत्रियों की संख्या समान रखी गई और कुछ भी कानून के लिए दोनों समुदाय की सहमति को माना गया। ये वाला राज्य सरकार केंद्र सरकार की शक्तियां जो है शाद्रिय क्षेत्रों में यानी कि बांट दिया गया। सरकार को राज्य सरकार और केंद्र के अधीन नहीं रह सकती। सरकार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन रह सकती, यानी कि दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां और राज्य सरकार के पास अलग शक्तियां। सामुदायिक सरकार एक ही भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा संस्कृत भाषा से जुड़े फैसलों का अधिकार करती है। और एक और सरकार बनाई गई, कौन सी थी, वो सामुदायिक सरकार थी जो कि एक भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा चुनी गई थी। राजधानी ब्रुसेल में दोनों समुदाय का प्रतिनिधित्व कराया गया। राजधानी ब्रुसेल में क्या कहा गया कि दोनों समुदाय को जोड़ा गया एक साथ, कि आप भी रहिए और आप भी रहिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसे युक्तिपरक तर्क है, हानि या लाभ के परिणाम पर आधारित। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व और के लिए अच्छा है। यानी कि जो विभिन्न सामाजिक समूह है उनके बीच टकराव को कम करने के लिए और जो राजनीतिक व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए जरूरी है। ठीक है, नैतिक तर्क है, नैतिक तर्क या अंतर्भूत महत्व आधारित है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है और लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे। लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक अपने जो हमारा शासन है, जो हमारा लोकतंत्र, उससे नहीं जुड़ सकते। तो इसीलिए लोगों का जुड़ना जरूरी है। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि प्रशासन की शासन किस प्रकार हो, प्रशासन क्या करे, लोगों से ये उनसे अधिकार लिया जाए और लोगों से पूछे कि आखिर शासन में कैसा होना चाहिए और शासन जो है लोगों के लिए भले में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों को जाने कि आगे शासन में, प्रशासन में या जो पार्टी रूल कर रही है उसके अंदर क्या हो रहा है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप है, कौन कौन से, पहला ऊर्ध्वाधर वितरण है। इसमें क्या होता है, सरकार के विभिन्न स्तरों पे सत्ता का बीच में बंटवारा किया गया है। वो है पहला केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार और स्थानीय सरकार, यानी कि इसे शक्ति को बांटा गया है विभिन्न स्तरों में, जिसे ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों व दबाव समूहों के बीच। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय तथा महिलाओं की प्रशासन में हिस्सेदारी करवाती थी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, विभिन्न सामाजिक समूहों व दबाव समूहों के बीच भी क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थी और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय या महिलाओं को प्रशासन में हिस्सेदारी कौन दिलाता है, ये भी सामाजिक समूह के बाद दबाव समूह के बीच की क्या है, सत्ता की साझेदारी है।
36 वितरण में क्या है, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शासन का बंटवारा। ये कौन सा है, 36 वितरण है। चलिए, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, हित समूह व दबाव समूह के बीच सत्ता एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल बदलती रहती है या गठबंधन की सरकार। ये बताया हुआ है कि जो विभिन्न पार्टियां हैं वो हित और समूह व दबाव समूह के बीच व दबाव समूहों के बीच क्या बदलती रहती है। ये भी एक तरह से सत्ता की साझेदारी है। जैसे सत्ता एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक तक बदलती है। क्या होता है, सत्ता जो होती है पहले एक टाइम पर एक राजनीतिक पार्टी के पास होती है और कुछ समय बाद क्या होती है, वो दूसरी पार्टी भी ले लेती है। या फिर गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि कोई एक सरकार है जिसमें बहुत सारे सरकार या एक दो सरकार जुड़ गई है। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए कि अभी बिहार के चुनाव हो रहे हैं, तो हमारी जो भाजपा जो है उसने कौन सी पार्टी जो है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके साथ क्या कर रखा है, गठबंधन की सरकार बना रखी है। इसमें क्या है, नीतीश कुमार जीतेगा और नीतीश कुमार के वोट ले लीजिए और हमारे भाजपा के वोट ले लीजिए, उन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वोट जो भी पार्टी जीतेगी वो क्या बनेगी, वो गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, गठबंधन का मतलब ही क्या है, गांठ बांधना। गांठ बांधना यानी कि जोड़ना, और जोड़ने का मतलब क्या है कि जब दो पार्टी जुड़ रही है तो वो सरकार बना रही है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे लिखिए, और अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो वो मुझे बता दीजिएगा। आगे की वीडियो में उसे कवर अप कर लूँगी। फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिए और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।